हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आगे के सभी लोग गुड इवनिंग दिलसुख, गुड इवनिंग मुकेश। तो अपन आगे चलते हैं इसमें। ये जो आपकी स्वस्थ व्रत की जो पहली यूनिट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड इवनिंग गणपत, नमस्ते मनीषा। सबको डबल आवाज आ रही है क्या? किस किस को डबल आवाज आ रही है? आज तो गर्मी बहुत है भाई। किस किस को डबल आवाज आ रही है? आज बात करेंगे हम ऋतुचर्या के बारे में। छह प्रकार के ऋतुओं के बारे में देखा था अपन ने। गुड इवनिंग अनमोल। एक बार ऐसा करो दिलसुख, फिर से ज्वाइन करो आप। एक बार फिर से ज्वाइन करो आप, है ना? तो शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, ये जो शुरुआत की जो ऋतु है और लास्ट की जो ऋतु है, इसे हम क्या कहते हैं? उत्तरायण काल कहते हैं, आदान काल कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, आदान काल बोल दो या उत्तरायण बोल दो। ठीक है। एक त्योहार आता है जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। एक त्योहार आता है जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं, गुजरात में उसे उत्तरायण भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो शिशिर बोले तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जिसको डबल आवाज आ रही है वो एक बार क्लास से लेफ्ट हो जाओ और फिर से ज्वाइन करो। और दोनों आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों जो है आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक याद हो गया इसका मतलब दूसरा आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। ये शिशिर, वसंत, ग्रीष्म वाला जो आदान काल या उत्तरायण काल कहते हैं, तो दूसरा जो है वो ऑटोमेटिक दक्षिणायन काल या विसर्ग काल हो जाएगा। अब सही आ रही है ना? ठीक है, चलो ठीक है। तो वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु में क्या आता है? विसर्ग काल आता है या दक्षिणायन काल आता है। तो इसमें क्या होता है कि जो सूर्य जो होता है वो उत्तर दिशा की ओर गमन करता है, जैसा कि आपको पता है। और प्राणियों में जलीय अंश बोले तो अभी कौन सा काल चल रहा है? अभी उत्तरायण काल चल रहा है, यानी गर्मियों के दिन चल रहे हैं अभी। तो गर्मियों के दिनों में धूप ज्यादा तेज पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में पसीने ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो जल क्या है कि हमारे शरीर से बाहर निकलता है, तो इसलिए क्या है कि हमें डिहाइड्रेशन रहता है, शरीर में जल की कमी रहती है, तो थकावट थकावट सी रहती है। ठीक है, तो शरीर में बल भी कम रहता है। उसके बाद में ठंड का मौसम शुरू हो जाता है, यानी बरसात में मौसम ठंडा रहता है,
शरद में ठंडा तो रहेगा ही और हेमंत ऋतु में ठंडा रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो सूर्य की जो गति है वो दक्षिण दिशा की ओर हो जाती है और प्राणियों में बल बढ़ता है, शरीर में जल की मात्रा ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको शुरुआत में ध्यान रखनी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और आ रही है आगे कि कौन सी ऋतु में बल जो है वो श्रेष्ठ रहता है व्यक्ति का। ठीक है, तो देखो भाई लिखा है आदान काल के प्रारंभ में, आदान काल का प्रारंभ शिशिर ऋतु में हो रहा है। ठीक है, तो आदान काल के प्रारंभ में और विसर्ग काल के अंत में। ठीक है, यहां पर यानी पहली ऋतु में और अंतिम ऋतु में प्राणी का जो बल होता है वह श्रेष्ठ होता है। उसके बाद में बात करें तो मध्य में वसंत और शरद ऋतु आ रही है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम उसकी बात करें, हीन बल की बात करें, तो हीन बल जो होता है वो यहाँ होता है। ठीक है, और श्रेष्ठ किस में होता है, शिशिर ऋतु में और हेमंत ऋतु में। बोले तो आदान काल के प्रारंभ में और दक्षिणायन काल, ठीक है, या विसर्ग काल के अंत में श्रेष्ठ बल होता है। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अपन बात करेंगे हेमंत ऋतु के बारे, हेमंत ऋतु से इसको शुरू कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखने वाली चीज है, देखो हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु से शुरू किया है तो हेमंत ऋतु में ठंड पड़ेगी, शिशिर में भी ठंड पड़ेगी, शरद में भी ठंड पड़ेगी। शरद में तो ठंड की शुरुआत हो जाती है। जैसे देखो आजकल क्या हो रहा है, नॉर्मली आपने देखा होगा, किसका फोन आ गया बीच में, क्या बात कर रहा था मैं, हाँ आजकल क्या है कि देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो सर्दी भी क्या है कि सर्दी की तरह नहीं पड़ती है। सर्दी भी 2 5 10 दिन 15 दिन सर्दी पड़ती है, फिर कभी सर्दी कम हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, ऐसा मौसम रहता है नॉर्मली, है। तो उसमें क्या है कि पहले क्या होता था, पहले मैंने देखा है, पहले सितंबर में थोड़ा थोड़ा ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाती थी, हल्की हल्की ठंड सुबह सुबह लगना शुरू हो जाती थी। अक्टूबर में फिर और वो तेज ठंड हो जाती थी। ठीक है, अक्टूबर के लास्ट में या फिर 15 नवंबर से पहले पहले जो है दिवाली आ जाती थी, और दिवाली के टाइम पर ठंड पड़ती थी, रजाई ओढ़नी पड़ती थी, है ना। लेकिन आजकल तो दिवाली के टाइम पर गर्मी पड़ती है, पंखे चलते हैं, ठीक है, और कभी कभी तो बरसात होती है। तो क्लाइमेट इतना चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहां पर शरद ऋतु इसलिए लिखी हुई है। आप भी ऐसा करो, एक बार क्लास को लेफ्ट करो और फिर से ज्वाइन करो। ठीक है, तो देखो भाई, हेमंत ऋतु के अंदर अग्नि, जठर अग्नि बलवान होती है। यानी जठर अग्नि, क्योंकि सर्दियों में तो हम ज्यादा खाना खाते हैं, गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में अपन ज्यादा खाना नहीं खा पाते हैं। अगले पेज पर आओ, जठर अग्नि बलवान रहती है। ठीक है, अगली बात करेंगे शिशिर ऋतु में। तो शिशिर ऋतु में आपके एनएचएम में क्वेश्चन आया हुआ है इस बार। शिशिर ऋतु में लिखा हुआ है कि इस ऋतु में आदान काल आ जाने से रुक्षता बढ़ जाती है। ठीक है, यानी रुक्षता बोले तो वातावरण के अंदर रुक्षता बोले तो ड्राइनेस बढ़ जाती है। मेघ वायु वर्षा के कारण विशेष सर्दी पड़ने लगती है। इस ऋतु में तीव्र वायु रहित उष्ण गृह में निवास करना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन आया था इस बार एनएचएम में कि कौन सी ऋतु में उष्ण गृह में निवास करना चाहिए। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था इस एग्जाम में, है ना।
चलो वसंत ऋतु को रीड कर लेना एक बार, इंपॉर्टेंट है वसंत ऋतु भी। ग्रीष्म ऋतु देखो भाई, अब देखो ग्रीष्म ऋतु में दो जगह गोला लगा लो आप लोग। गर्मियों के दिन है तो गर्मियों के दिनों में चौथी लाइन देखो नोट्स में, इस ऋतु में दिन में शयन करना यानी दिन में सोना बताया गया है आयुर्वेद के अनुसार, और मैथुन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए साहब कौन सी ऋतु में मैथुन नहीं करना चाहिए, कौन सी ऋतु में दिन में शयन करना चाहिए, तो दोनों पे आप लोग गोला लगा लो, है ना। अगला है वसंत ऋतु, तो सॉरी वसंत नहीं वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में इस बार एनएचएम का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि कौन सी ऋतु में भोजन में या भोज्य पदार्थों में मधु मिलाकर खाना चाहिए। मधु के बारे में क्वेश्चन आया था इस बार। ठीक है, तो मधु किस में मिलाना चाहिए, वर्षा ऋतु में मिलाना चाहिए, तो मधु पे गोला जरूर लगा लेना। ठीक है, इस ऋतु में खाने पीने की चीजें बनाते समय मधु मिलाना आवश्यक होता है। फिर अगली बात करेंगे अपन शरद ऋतु में। शरद ऋतु में शरद ऋतु में क्या होता है कि वर्षा ऋतु में संचित हुआ पित्त शरद ऋतु में क्या हो जाता है, प्रकोपित हो जाता है। ये चीजें तो मैंने एक टेबल बनाकर आप लोगों को बता रखी है, वो टेबल मैं फिर से बना देता हूं। देखो भाई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर, ये टेबल फिर से बना देते हैं, आप लोगों के समझ में आ जाएगी फिर से। संचय, प्रकोप, शमन, वात, पित्त और कफ क्या है। तीन सौ 456 और 123। ठीक है, ये वाला टेबल याद रख लेना आप लोग। हाँ, हरेतकी के साथ मधु मिलाकर खाना चाहिए। चलो आगे चलते हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, 345 456 123 ये आपको ध्यान रखना है। और क्या है भाई, चलो एक अनुवासन वस्ती का क्वेश्चन जब पिछली बार मैंने क्लास ली थी तो आप लोगों ने पूछा था मेरे से, अनुवासन वस्ती के बारे में पूछा गया था, तो अनुवासन वस्ती के बारे में फिर से यहाँ पे बता दिया जाए क्योंकि ये चीज भी इंपॉर्टेंट है ना। आप लोग लिख लेना, यहाँ के यहीं लिख लेना नोट्स के अंदर अनुवासन वस्ती के बारे में। तो अनुवासन वस्ती जो है कब देनी चाहिए, कौन सी ऋतु में कब देनी चाहिए, तो दिन में कौन सी ऋतु में देनी चाहिए और रात में कौन सी ऋतु में देनी चाहिए। ठीक है, देखो भाई, तो दिन में देनी चाहिए शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। शिशिर, हेमंत और वसंत। शरद, ग्रीष्म और वर्षा। अच्छा, इसको याद कैसे रखोगे आप, इसको याद कैसे रखोगे कि साहब अनुवासन वस्ती दिन में तो इसमें देनी चाहिए, रात में इसमें देनी चाहिए। तो एक छोटा सा अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, इन ऋतुओं को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक छोटा सा अंतर आपको दिखाई देगा। अनुवासन वस्ती दिन में जो दे रहे हैं वो प्रॉपर ऋतु नहीं है। ठीक है, मतलब वो प्रॉपर ऋतु नहीं है। ठीक है, ऋतु अपन को पता है, कौन सी ऋतु के बारे में पता है। अपन जब आयुर्वेद में नहीं आए थे तो अपन को ये पता था कि साहब गर्मियों के दिन होते हैं, सर्दियों के दिन होते हैं, बरसात के दिन होते हैं, यही पता था अपन को। ठीक है, ये थोड़ी ना पता था कि हेमंत ऋतु भी होती है, शिशिर ऋतु भी होती है। ठीक है, वसंत एक समय होता है। ठीक है, तो वसंत यो थोड़ी मानते थे कि ऋतु होती है, ऋतु तो हम तीन ही मानते थे कि साहब या तो बरसात आएगी या गर्मी पड़ेगी या सर्दी पड़ेगी, तीन चीज ही होती है। ठीक है, तो देखो ये तीनों प्रॉपर ऋतु नहीं है, ये तीनों चीजें शिशिर, वसंत और
शिशिर, वसंत और हेमंत। ठीक है, जबकि शरद यानी सर्दियों के दिन, ग्रीष्म यानी गर्मियों के दिन और वर्षा ऋतु यानी बरसात के दिन, इनमें रात में क्या देनी चाहिए, अनुवासन वस्ती देनी चाहिए। इसे आप ऐसे याद रखना। ठीक है, इसे अगर आप ऐसे याद रखोगे तो आपको याद रह जाएगा। इसको अपन को ट्रिक वगैरह ट्रिक बनाकर नहीं याद रखेंगे, क्योंकि ट्रिक बनाकर इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर ऋतु जहां पर नहीं है वहां दिन में दे सकते हैं, जहां पर प्रॉपर ऋतु है वहां पर सर्दियों में दे सकते, रात में दे सकते हैं। ठीक है, किसकी मात्रा, हरितकी की मात्रा। हाँ, हरितकी की मात्रा 3 पल, 3 पल, 3 पल तो नहीं होनी चाहिए भाई। मुझे क्वेश्चन भेजना दिल सो के एक बार, है ना, एक बार क्वेश्चन भेज देना मुझे। तो ये चीजें समझ में आ गई कि आपको अनुवासन वस्ती के बारे में, और ये ऋतुचर्या में कोई डाउट है तो पूछो भाई। अनुवासन का क्या पूछ रहे हो दिल सुख? एक सिलेबस से बाहर एक चीज और बता देते हैं आपको। एक होता है हंसोदक, अगर नाम सुना हो तो आपने, हंसोदक। ये हंसोदक जो है ये किस लिए यूज में आता है, ये जल के लिए यूज में आता है। ठीक है, हंसोदक का रिलेशन किससे है, जल से है। अनुवासन वस्ती की मात्रा 3 पल होती है क्या, देखना पड़ेगा भाई। कल पूछा था शायद आपने ये क्वेश्चन, मैं देखना भूल गया था इसको दिलसुख। कल पूछा था शायद आपने ये क्वेश्चन, कल एक क्वेश्चन और पूछा था आपने, उसको भी मैं देखना भूल गया था। चलो बताते हैं आपको। हाँ, 3 पल ही होती है भाई, अनुवासन वस्ती की मात्रा 3 पल ही होती है। ठीक है, टेस्ट कैसे देने हैं, टेस्ट की लिंक मैं डाल दूंगा, और टेस्ट की लिंक पे क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हैं। चलो, तो हंसोदक क्या है कि हंसोदक में क्या करना है, पानी लेना है अपन को, जल का एक पात्र लेना है, उसमें जल भर देना है और उसे धूप में रख देना है। ठीक है, तो दिन में वो क्या हो जाएगा, सूर्य की किरणों से गर्म हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, उसको फिर रात में क्या करना है, उसको जो चंद्रमा की जो किरणें हैं उसके नीचे यानी खुले वातावरण में उसको रख देना है। तो चंद्रमा की किरणों से वह क्या हो जाएगा, ठंडा होगा। उसके बाद में मतलब दिन में रख दिया है, रात में रख दिया, दिन में आपने सूर्य की किरणों के नीचे रख दिया है, रात में चंद्रमा की किरणों के नीचे रख दिया है। ठीक है, तो इससे क्या है, और रात में अगस्त तारा भी आता है। ठीक है, तो दिन में सूर्य की किरणों से गर्म हुआ और रात में चंद्रमा की किरणों से ठंडा हुआ। ठीक है, और कैसा जल, काल के स्वभाव से पका हुआ और दोष रहित और अगस्त तारे के प्रभाव से विष रहित हुआ जल को क्या कहते हैं, हंसोदक जल कहते हैं। ध्यान रखना, वैसे पूछा नहीं जाएगा, बात चली थी तो आपको बता दिए। ठीक है, अब आ जाओ आप अगली यूनिट पे, अगली यूनिट पर आ जाओ भाई। दिलसुख, ये समझ में आ गया क्या? हंसोदक जल जो है दुर्बल अग्नि में काम आता है, मंद अग्नि में काम करता है ये हंसोदक जल। जब जठर अग्नि कमजोर हो जाती है तो इस हंसोदक जल का पान किया जाता है, और सामान्य रूप से भी हम इसका पान कर सकते हैं। ठीक है, चलो
तो बात करते हैं सदव्रत के बारे में। आपको सबको पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। सदव्रत बोले तो अच्छे अच्छे कार्य, तो जो भी अच्छे अच्छे कार्य होंगे वो सारे सदव्रत के अंदर आएंगे। पेज नंबर हम 6 पे बात कर रहे हैं। और आचार रसायन के बारे में भी आपको पता है, ठीक है। सदव्रत के बारे में आप सबको पता है। रसायन के बारे में रीडिंग लगा लेना, क्वेश्चन आने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना, ठीक है। चलो, अधारणीय वेगों का आपको सबको पता है। अधारणीय वेग जो है, अधारणीय वेग जो होते हैं वो 13 प्रकार के होते हैं। अधारणीय वेग, अब देखो इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि बताइए साहब अधारणीय वेग टोटल होते कितने हैं, ठीक है। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन जो इसमें बनता है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आपको लक्षण दे देगा वो लिख के, ठीक है। या तो वो लक्षण दे देगा या वो लक्षण आपसे पूछेगा, ठीक है। जैसे चलो एक चीज ये भी पता होनी चाहिए, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, अधारणीय वेगों की संख्या कितनी होती है। आपको पता है साहब 13 होती है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा अधारणीय वेग नहीं है या है, ये पूछेगा आपसे, ठीक है। तो आपको इनको 13 जो है इनका नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे ही मैं लिख देता हूं एक बार नाम, जैसे मूत्र है, मलमूत्र, मलमूत्र, ठीक है। मल यानी बोले तो पुरेश, जो चीजें निकल रही है, ठीक है, जो चीजें मैक्सिमम निकल रही है, जैसे पुरुष निकल रहा है या सॉरी मल निकलता है या पुरुष निकलता है, मूत्र निकलता है, ठीक है। इसके अलावा अपान वायु निकलती है, आंसू निकलते हैं, छींक निकलती है। छींक को क्या बोले, छींक को छींक ही बोल रखा है, ठीक है। फिर वमन निकल रही है, डकार, डकार को क्या बोला है, उद्गार बोला है, उद्गार, उद्गार भी तो निकलती है। शुक्र भी निकलता है, और क्या निकलता है भाई, मूत्र, पुरुष, शुक्र, अपान वायु, वमन, छींक, उद्गार, जमवाई, आंसू आ गए ना, ठीक है। अब देखो, अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं निकलती है। देखो जैसे छींक आ गई, ठीक आ गई। अपन अंगड़ाई लेते हैं, जम्भाई लेते हैं, ठीक है, वो निकलती थोड़ी है, ठीक है। एक भूख है, भूख कोई निकलती थोड़ी है। प्यास है, वो निकलती थोड़ी है। निंद्रा है ना, डिफरेंट चीज। और परिश्रम से उत्पन्न निश्वास, परिश्रम से उत्पन्न निश्वास का मतलब यह है कि जब अपन कोई कार्य करते हैं, जैसे अपन चल के कहीं जाते हैं तो अपन जोर जोर से थोड़ी देर हांफने लग जाते हैं ना, उसे बोलते हैं परिश्रम से उत्पन्न निश्वास। निश्वास का मतलब होता है जोर जोर से सांस लेना या नॉर्मली सांस लेना, ठीक है। तो एक तो जम्भाई है, भूख है, प्यास है, निंद्रा है, ये रखना है आपको याद, क्योंकि इनका तो आपको पता है कि साहब ये हमारे शरीर से निकल रहे हैं, ठीक है। मलमूत्र निकल रहे हैं, अपान वायु निकल रही है, आंसू निकलते हैं, छींक निकलती है, वमन निकलती है, डकार निकलती है और शुक्र निकलता है। लेकिन जम्भाई, भूख, प्यास, नींद और निश्वास, ठीक है, ये चीज आपको, ये थोड़ा सा इनमें अंतर है, अगर आप देखोगे इनको ध्यान से तो। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन जो आपको बता दिया है कि साहब संख्या पूछेगा, दूसरा ये पूछेगा कि बताओ इनमें से कौन सा अधारणीय वेग है और कौन सा नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा, या तो लक्षण लिख के दे देगा, या तो लक्षण लिख के दे देगा कि ये लक्षण है, बताओ ये कौन से अधारणीय वेग को धारण करने से ऐसा होता है, ठीक है। तो देखो भाई, अब अपन को कैसे याद रखना है इन चीजों को, लक्षणों को कैसे याद रखना है। तो जैसे मल है, तो मल कहां से निकल रहा है, तो उससे रिलेटेड आपको परेशानियां देखने को मिलेगी, ठीक है। देखो मल के वेग को रोकने से क्या हो रहा है, मल के वेग को रोकने से पेट में दर्द होगा, कब्जी होएगी, पेट में दर्द होगा, ठीक है। फिर क्या होता है, गैस बनेगी, फिर गैस क्या होगी, सिर में चढ़ जाती है, फिर उससे सिर में दर्द होता है, ठीक है। और क्या होगा, अपान वायु नहीं निकलेगी, अपान वायु का अवरोध हो जाएगा, कब्जी हो जाएगी, गैस बनेगी, तो
गैस ऊपर जाएगी तो सिर दर्द होगा। ठीक है, इसके अलावा अब देखो एक जो आ रहा है शब्द पैर जंघा की पिंडलियों में ऐंठन होना, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये अपान वायु की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका रिलेशन यहाँ पर नहीं बैठेगा, बाकी सबका रिलेशन यहाँ पर बैठ जाएगा। अब देखो मूत्र की वजह से, अब मूत्र की वजह से जो है, अब जैसे मान लो आप खुद इन चीजों को महसूस करो, जैसे आप 3-4 घंटे तक मूत्र विसर्जित करने नहीं जाते हो तो क्या होगा? ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि भारीपन सा आपको लगने लगेगा, यहाँ पे नाभि के नीचे भारीपन सा आपको लगने लगेगा। लिखा है वस्ती और लिंग में दर्द, मूत्र कठिनता से आएगा या मूत्र क्रश हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है। ठीक है, इससे क्या है कि वायु की विकृति हो जाती है तो सिर दर्द हो जाएगा। और दर्द की वजह से क्या है कि नॉर्मली दर्द होगा तो क्या होगा, अपना जो सिर है वो झुक जाएगा। ठीक है, सिर जो है वो झुक जाएगा अपने ऐसे करते, तो ऐसे करने से क्या होता है कि यहाँ पर क्या थोड़ा सा रिलीफ मिलता है इस वजह से, है ना। तो अब देखो ये जो है ना विनाम, दर्द के समय शरीर का झुक जाना, इस पर गोला लगा लो, विनाम पे गोला लगा लो आप लोग, है ना। चलो अगली बात करेंगे, शुक्र के वेग को रोकने से क्या होता है साहब? शुक्र के वेग को रोकने से क्या होता है? तो शुक्र के वेग को रोकने से लिंग में दर्द होगा, वृषण में दर्द होगा। ठीक है, अब इसमें मूत्र रुक रुक कराना, इस पे गोला लगाओ, क्योंकि ये लक्षण इधर भी देखा जाएगा और इधर भी देखा जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या दे रखा है? अंगमर्द और हृदय में वेदना। यहाँ पे हृदय में वेदना का मतलब होता है छाती में दर्द होना। ठीक है, ये तो बहुत बाद की कंडीशन आती है ना। तो कम से कम आपको ये शुरू के ऊपर के दो तो याद होनी चाहिए कि शिश्न व वृषण में दर्द होता है और मूत्र रुक रुक कर आता है। ठीक है, अब देखो भाई, अब अपान वायु को रोक लिया है हमने। ठीक है, अपान वायु को रोकने से क्या होता है? अपान वायु को रोकने से होती है कब्ज। अपान वायु को रोकने से क्या होती है? कब्ज होती है, तो मल भी रुक जाएगा और मूत्र भी रुक जाएगा। मूत्र पे लगा लेना गोला। मूत्र पर इसलिए गोला लगा लेना क्योंकि आप जब एग्जाम में बैठोगे और आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए साहब, अपान वायु के वेग को रोकने से, अपान वायु के वेग को रोकने से कौन सा लक्षण आता है? उसमें लिखा रहेगा कि मल रुक जाएगा, मूत्र रुक जाएगा, अपान वायु रुक जाएगी। ठीक है, तो अपान वायु को तो रोक ही रहे हैं। ठीक है, तो आप कैसे सोचोगे कि भाई मूत्र तो रुक मल तो रुक जाता है, ठीक है समझा, लेकिन मूत्र कैसे रुकेगा? तो मूत्र को आप गोला लगाओ इस वजह से। ठीक है, पेट में आद्यमान गैस बनेगी, सही बात है, पेट में दर्द भी होएगा, थकावट होगी। ठीक है, अगले पेज पर आओ। अब वमन के वेग को रोकने से, जब आप वमन के वेग को रोकेंगे तो त्वचा रोग होंगे। क्या होंगे? त्वचा रोग होंगे, इस पे गोला लगा लेना। वमन के वेग को रोकने से क्या होता है? पित्त प्रकोपित हो जाता है। और कौन से रोग होते हैं? त्वचा रोग होते हैं, जिसमें शरीर में शोथ बोले तो शरीर में सूजन, खुजली, कोठ, व्यंग, विसर्ग और कुष्ठ की उत्पत्ति होती है। कुष्ठ पे गोला लगा लेना और साइड में लिख लेना त्वचा रोग होते हैं। उनमें से मुख्य रूप से कौन सा रोग होता है? कुष्ठ रोग होता है। अब देखो ये तो सब में मिलेगा, खाना खाने में अरुचि, ज्वर, पांडु, हल्लास, ये तो सब में मिलेगा, तो कॉमन चीज है। अच्छा, अब देखो भाई, छींक के वेग को रोकने से क्या होता है? छींक के वेग को रोकने से क्या होता है? वात प्रकोपित हो जाती है। वात प्रकोपित हो जाती है तो नर्व से संबंधित रोग होते हैं, यानी वात व्याधियां होंगी, नर्व से संबंधित रोग होंगे। तो ये जो रोग है बिल्कुल ही डिफरेंट रोग है, जैसे सिर में दर्द, मन्या स्तंभ, अर्ध अविभेदक यानी आधे सिर में दर्द होना। ठीक है, और अर्धित रोग होना बोले तो फेशियल पैरालिसिस होना। ठीक है, और ज्ञानेंद्रियों में दुर्बलता होना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इसका गोला लगा लेना इस पे। ठीक है, और क्या है भाई? उद्गार यानी डकार के वेग को रोकने से क्या होता है? डकार के वेग को जब अपन रोकते, डकार क्यों आती है? डकार क्यों आती है? कोई बताएगा आप में से डकार क्यों आती है? और डकार कब आती है? क्यों आती है और कब आती है? चलो ये तो बता दोगे कब आती है, लेकिन क्यों आती है इसके बारे में कोई है बताने वाला आप में से? संजय कुमार, आप बताओ भाई। संजय कुमार,
अपन ये जो पढ़ रहे हैं ना, नहीं गैस नहीं, गैस हो जाती है नहीं, मुकेश ने सही आंसर दिया है। खाना खाते समय क्या होता है, वायु हमारे आमाशय में चली जाती है, उसके बाद में खाना खाने के अंत में डकार आती है, तो आमाशय के अंदर जो अतिरिक्त वायु होती है वह निकल जाती है। अगर हमें डकार नहीं आएगी तो भोजन का पाचन ठीक प्रकार से नहीं होता है। हाँ, तो डकार आना जरूरी है। अगर अगर खाना खाने के बाद में अगर आपको डकार आ रही है, इसका मतलब आपका पाचन तंत्र बिल्कुल सही कार्य कर रहा है। चलो, तो यहाँ पर जो भी बातें बताई जा रही है, जहां पे भी गोला लगवाया जा रहा है, और इसमें से उठा उठा के जो भी बातें आपको बताई जा रही है, आप ये सोच के चलो कि वहां वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, और आपके आंखों पे आगे से NAM 546 भर्ती परीक्षा के क्वेश्चन निकल निकल के जा रहे हैं, ये आप ध्यान में रख के चलना। ठीक है, आपकी आंखों के आगे से क्वेश्चन निकल निकल के जा रहे हैं, ये सोचकर आप लोग चलना। ठीक है ना, तो हल्के में मत लेना इन क्लासों को, ये क्लासें आपके बहुत काम आने वाली है। तो हो गया है। अब देखो भाई, जम्भाई के वेगों को रोकेंगे अपन। अंगड़ाई आ रही है, तो अंगड़ाई आ रही है, तो देखो इसमें यहां पर विनाम या शरीर का झुक जाना, इस पे गोला लगाओ। ये जो लक्षण है ये हमने जब मूत्र के वेग को रोका था तब भी ऐसा हो रहा था, इस पे गोला लगा लेना। ठीक है, हाथ पैरों में कंपन होना, आक्षेप होना, बोले तो दौरे आना, संकोच होना, अंगों का सिकुड़ जाना, और शून्यता यानी शून्यपन हो जाना। ठीक है, अगला है भूख के वेग को रोकेंगे, यानी क्षुधा के वेगों को रोकेंगे। अगर भूख लग रही है फिर भी खाना नहीं खा रहे हैं तो क्या होगा, तो शरीर कमजोर हो जाएगा, सीधी सी बात है। शरीर के वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वर्ण में परिवर्तन, मैंने बताया था, जब हवा तेज चलती है, जब हवा तेज चलती है तो कपड़ों को सुखा देती है, ऐसे ही हमारे शरीर को सुखा देती है। जब हम भोजन नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है, वात दोष का प्रकोप हो जाता है और शरीर कमजोर हो जाता है, और जब शरीर कमजोर हो जाता है तो शरीर की जो त्वचा होती है उसका वर्ण में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर भोजन में अब चक्कर तो आएंगे, कोई आदमी कमजोर है तो आक्षेप का मतलब होता है दौरे आना, आक्षेप का मतलब होता है दौरे आना। अगला है प्यास के वेगों को रोकेंगे। तो अब जैसे अभी गर्मियों के दिन है चल रहे हैं, आपको पता है, जब अपन धूप में घूमते हैं, पानी नहीं पीते तो गला सूख जाता है, होठ सूख जाते हैं। ठीक है, और इस पे गोला लगाओ भाई, वाधर्य या बहरेपन पे गोला लगाओ, इंपॉर्टेंट है। थकावट होगी, अवसाद होगा और हृदय में वेदना होगी। ठीक है, आंखों के वेगों को रोकेंगे तो आंखों से संबंधित रोग होंगे। देखो, नेत्र रोग तो होगा ही होगा, सबको पता है। प्रतिसाय हो जाएगा। जब आंखों के वेगों को रोकेंगे, यानी जब आंसू के वेगों को रोकते हैं हम, तो कफ दोष का प्रकोप हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नेत्र रोग होते हैं, प्रतिसाय होता है, हृदय रोग हो जाता है, बोले तो हृदय में भारीपन हो जाता है, बोले तो छाती में भारीपन हो जाता है, भोजन करने में अरुचि हो जाती है और चक्कर आते हैं। ठीक है, निद्रा के वेगों को रोकेंगे। अब आप रात भर मत सो, रात भर मान लो आपने पढ़ाई करी और आप रात भर आप नहीं सोओगे तो आपका सिर भारी हो जाएगा, बार बार में जम्भाई आएगी और अंगों में टूटना और तंद्रा, बोले तो आलस आना शुरू हो जाएगा। तो सिंपल सिंपल सी बातें हैं। अगले पेज पर आओ। परिश्रम से उत्पन्न निश्वास के वेग को रोकने से क्या होता है, गोला लगाओ भाई, गुल्म रोग हो जाएगा। ठीक है, हृदय रोग हो जाएगा और मूर्छा हो जाएगी। ठीक है, बाकी धारणीय वेग आपको सबको पता है। धारणीय वेग कौन कौन से होते हैं, ऐसे वेग जिनको धारण करना चाहिए। जैसे आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप किसी से कोई गलत वचन आप बोल रहे हैं तो उससे आपको अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है,
तो इनको एक बार रीड कर लेना भाई। बुरे मानसिक धारणीय वेग, बुरे बोलने वाले धारणीय वेग, और बुरे शारीरिक धारणीय वेग। ठीक है, ब्रह्मचर्य के बारे में आपको पता है। ब्रह्मचर्य के भेद आपको याद रखने, ब्रह्मचर्य के 8 भेद होते हैं। ब्रह्मचर्य के 8 भेद होते हैं। ब्रह्मचर्य क्या होता है? ब्रह्मचर्य का मतलब होता है मैथुन का पूर्णतया त्याग कर देना। क्या होता है? ब्रह्मचर्य कहलाता है। अब ब्रह्मचर्य का 8 भेद होते हैं, जैसे स्मरण करना, कीर्तन करना, क्रीड़ा करना, घूरना, गुप्त भाषण करना, संभोग का संकल्प करना, प्राप्ति की चेष्टा करना, और मैथुन क्रिया की संपन्नता। 3 उपस्तंभ आपको पता है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, पहले भी बता दिया है। ये ध्यान रखना भाई, ब्रह्मचर्य से क्या होता है? ब्रह्मचर्य से शुक्र की रक्षा होती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने से क्या होगा? शुक्र जब शरीर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि क्या कहते हैं, ओज ही शुक्र है, ऐसा बोलते हैं ना, तो ओज की वृद्धि होती है, और ओज की वृद्धि होती है तो ओज से क्या बनता है? हमारा शारीरिक बल की वृद्धि होती है और मानसिक बल की वृद्धि होती है, जिससे मन का जो सत्व गुण है उसकी भी वृद्धि हो जाती है, यानी सारी चीजें अच्छी अच्छी लगने लग जाती है। चलो अगला है आपका जल प्रकरण। इतना कोई खास नहीं है जल प्रकरण। जल प्रकरण में यहां पर कोई इंपॉर्टेंट चीज नजर नहीं आ रही है। जो एग्जाम में अपन वही चीजें पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आने की जिनकी प्रबल संभावना। बाकी आपको पढ़ना सब कुछ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं है, बाकी सब कुछ आपको पढ़ना है। शुद्ध जल के लक्षणों को देखना भाई। शुद्ध जल जो होता है उसके लक्षणों को देखना। शुद्ध जल कैसा होता है? शुद्ध जल कैसा होता है साहब? शुद्ध जल जो होता है रंग में रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। यानी रंग में, गंध में और स्वादहीन होता है। ये क्या हो गया भाई? लाइट डिस्टर्ब हो गई है आज तो। और जिसमें ठोस पदार्थ नहीं मिले हो, और जिसमें क्या नहीं हो? रोग उत्पादक जीवाणु, यानी जीवाणु रहित हो, जीवाणु रहित हो, और जिसमें ठोस पदार्थ नहीं हो, अधिक मात्रा में ठोस पदार्थ नहीं हो। ठीक है, तो ये दो ही काम की चीजें ऊपर वाली। रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, कोई स्वाद नहीं होता है। ठीक है, एक है आपका मृदु जल। तो मृदु जल जो होता है, एक तो मृदु जल होता है, एक कठोर जल होता है। मृदु जल जो होता है आसानी से पच जाता है, और साबुन लगाते हैं तो झाग छोड़ता है। ठीक है, और साबुन झाग छोड़ता है। और जो कठोर जल होता है वो पचने में भारी होता है, और जब अपन साबुन लगाते हैं कपड़ों में तो झाग नहीं बनते हैं। ठीक है, तो दो अंतर है इसमें। अगला है, अब आपको ये तो पता ही होगा पानी अशुद्ध कैसे होता है, ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं। अच्छा, जल शुद्धिकरण की जो ये विधि है ना, जल शुद्धिकरण की विधि आयुर्वेद के अनुसार, देखते हैं लाइट आ जाती है तो। जल
शुद्धिकरण की विधि। तो आयुर्वेद के अनुसार दो विधियां बता रखी है यहां पर। आयुर्वेद के अनुसार एक तो मार्जन है और एक है प्रसादन विधि। मार्जन विधि है एक तो, और एक है प्रसादन विधि। इनके नाम ही याद रखने हैं केवल। दिख रहा है क्या आप लोगों को? है? दिख रहा है क्या सही से? तो मार्जन विधि के अंदर क्या क्या चीजें आ रही है? एक तो आप उसको पानी को उबाल लो, ठीक है। एक तो पानी को उबाल लो, या पानी को आप धूप में रख दो। आजकल तो धूप ही इतनी ज्यादा पड़ रही है कि पानी को रख दोगे तो वो इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि सारे जीवाणु खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और तपाए हुए लोहा या मिट्टी के टुकड़े से बुझाने के द्वारा शुद्ध किया जाता है। यानी कोई लोहा है, लोहे को गर्म करके आप पानी में डाल दो, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि इन सारी चीजों से हम क्या कर रहे हैं, मार्जन विधि में पानी को गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पानी को गर्म कर रहे हैं मार्जन विधि के द्वारा। प्रसादन विधि के द्वारा क्या कर रहे हैं कि हम अशुद्ध जल में कुछ ऐसी चीजें डाल रहे हैं जिससे वह शुद्ध हो जाता है, यानी प्रसादन हो जाता है। जैसे अपन फिटकरी डाल देते हैं, है ना, स्फटिका डाल देते हैं। लिखा है आचार्य सुश्रुत, इंपॉर्टेंट चीजें लगा लेना टिक। आचार्य सुश्रुत के अनुसार जल के शोधन के लिए 7 पदार्थों का प्रयोग किया गया है। इनके नाम आपको याद होने चाहिए। एक सेकंड रुको। ये कटक नहीं है, कतक है ना, करेक्शन कर लेना इसको ना। गोमेद, विष ग्रंथि, एक एक नाम याद रख लेना। शैवाल मूत्र, शैवाल मूल सॉरी, वस्त्र, मुक्ता और मणि, ये सबके नाम याद रख लेना है ना प्रसादन विधि में। इसके अलावा त्रिघट यंत्र बताया था ना। त्रिघट यंत्र में क्या होता है? 3 मटकी रखते हैं नीचे ही नीचे, तो मटकी को खाली रखते हैं क्योंकि ऊपर की 2 मटकी है ना, उनसे जब पानी रिस के आता है नीचे वाली मटकी में, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत ने कितने बताए हैं? 7 द्रव्यों का वर्णन किया है, ठीक है। 7 द्रव्य बताए हैं जिनसे पानी को क्या किया जाता है? शुद्ध किया जा सकता है, ठीक है। और जल शुद्धिकरण के लिए आधुनिक उपाय बता रखे, जैसे प्राकृतिक विधि है तो प्राकृतिक विधि तो वही है, पानी को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन छोड़ने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, ऑक्सीजन छोड़ने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से यहाँ पर क्या मतलब है कि जो जल में उगने वाले जो पेड़ पौधे हैं, जो केवल जल में ही उगते हैं, जमीन पर नहीं उगते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जैसे पेड़ पौधे जमीन पर उगते हैं तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना, ऐसे ही जो जल में उगने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसके अलावा भौतिक विधि है जल को उबालने की, आसवन विधि है एक। चलो छोड़ो, नहीं है काम की चीजें, अगले पेज पर आओ। एक विसंक्रमण के बारे में दे रखा है, इसमें ये सारी चीजों को आप याद रख लेना भाई। पोटेशियम परमैंगनेट, कॉपर सल्फेट, आयोडीन, अल्ट्रावायलेट रेज यानी सूर्य की किरणें, ओजोनाइजेशन, क्लोरिनेशन और ब्लीचिंग पाउडर। आजकल टंकियों में डालते हैं ना पानी, पानी में वो डालते हैं ना ब्लीचिंग पाउडर वगैरह डालते हैं, सफेद पाउडर मिक्स आता है नलों में जो पानी आता है उसके अंदर, है ना। और एक है कैटाडाइन सिल्वर प्रोसेस। एक अवक्षेपण विधि है जिसमें चूना, फिटकरी और निर्मली का प्रयोग किया जाता है। दूषित जल से होने वाली व्याधियां, ये काम की चीज है। तो दूषित जल से होने वाली व्याधियों में आपको याद रखना है सब। देखो भाई,
इसमें कई सारे रोग दे रखे, जैसे अतिसार है, गृहिणी है, मंद अग्नि है, विसूचिका है, आंतरिक ज्वर है, प्रवाहिका है और आंत्रकृमि है। आंत्रकृमि को तो याद ही नहीं रखना, क्योंकि आंत्रकृमि किससे हो रहा है? आंत्रकृमि से हो रहा है। ठीक है, अतिसार है। तो अगर जैसे मान लो आपको पानी पीने के बाद में दस्त लग गए हैं, तो वो क्यों लगेंगे? मैग्नीशियम सल्फेट के कारण लगेंगे। ठीक है। गृहिणी, गृहिणी जो हो रहा है वो अभ्रक के कारण हो रहा है, अभ्रक के मोटे कणों के कारण। मंद अग्नि भी अभ्रक के कारण हो रही है। विसूचिका बोले तो कॉलेरा यानी हैजा। ठीक है। हैजा जो आपको हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से हो रहा है। ठीक है। और आंतरिक ज्वर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से हो रहा है। और प्रवाहिका, प्रवाहिका जब अपन गंदा पानी पीते हैं तो उससे हो रहा है। तो देखो काम की चीजें आपको बता दी जाए। अतिसार को ध्यान रखना, क्योंकि अतिसार जो है जल्दी से याद नहीं रहता है। मैग्नीशियम सल्फेट के कारण, गृहिणी और मंद अग्नि अभ्रक के कारण हो रही है। ठीक है। और विसूचिका और आंतरिक ज्वर, विसूचिका बोले तो पेट में सुई चुभोने के समान पीड़ा होना, और आंतरिक ज्वर बोले तो टाइफाइड। ये किसकी वजह से हो रही है? जीवाणु की वजह से हो रहे हैं। ठीक है। अगली बात करेंगे हम वायु प्रकरण के बारे में। और वायु प्रकरण में हमें क्या ध्यान रखना है कि वायु प्रदूषण से कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है। तो अब देखो इसमें जो नाम लिख रखे हैं ना, जैसे सिर दर्द है, आलस्य है, अरुचि है, पांडु है, कांस है, श्वास है, यक्ष्मा है, ठीक है, विबंध है, अग्निमंद, दुर्बलता, ये तो लिखी हुई है आयुर्वेद के अनुसार। ठीक है। तो ये चीजें आपको सारी याद रखनी पड़ेगी। एक ये मिट्टी वाला जो है, मिट्टी वाला भी ध्यान रखना है आपको। और मिट्टी वाले में क्या याद रखना है एक बार आपको बता दिया जाए। इस पे गोला लगाना भाई। ये जो ग्रेनाइट वाली जो मिट्टी है ना, इस पे गोला लगाना। ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी भूमि में मकान बनाना उत्तम रहता है। ठीक है। तो ग्रेनाइट में मकान बनाना उत्तम रहता है। अगले पेज पर आओ। अगले पेज पर दे रखा है आपका ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण की वजह से कौन से रोग हो सकते हैं? नॉर्मली ध्वनि प्रदूषण की वजह से हमारे कान प्रभावित होते हैं। तो देखो भाई, बाधिल्य बोले तो बहरापन हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, अगर किसी ने तेज डीजे चला दिया है तो अनिद्रा हो सकती है, भ्रम हो सकता है, मन एक जगह आपका स्थिर नहीं रहेगा तेज आवाज में, और अपन दूसरे व्यक्ति की आवाज भी नहीं सुन पाते हैं। ठीक है। अगला है एक है संकर मल और एक है किट्ट मल। दोनों में अंतर थोड़ा सा बता दें आपको। संकर मल और एक है किट्ट मल। एक तो मिक्स है ना, हाँ एक तो मिक्स है। ठीक है। तो ये जो मिक्स जो मल होता है ना, इस मिक्स वाले मल में सभी प्रकार के मल पाए जाते हैं। ठीक है। घर से जो भी कचरा निकल रहा है, संकर मल के अंदर घर से जो भी कचरा निकल रहा है वो सब कुछ इसके अंदर आएगा, और पशुओं का मल भी इसके अंदर आएगा। घर में पशु होते हैं गांव में, तो उसका मल भी इसी के अंदर आएगा, इसमें नहीं आएगा। ठीक है। इसलिए बता रहा हूं मैं इसको, है ना। और किट्ट मल के अंदर मल भी आएगा और मूत्र भी आएगा, दोनों साथ में आते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज का, है ना। संकर मल के अंदर घर से जो भी कचरा निकल रहा है वो आएगा, और पशु का मल आएगा संकर मल में। और किट्ट मल में मल और मूत्र दोनों चीज ही आती है, इसके अलावा नहीं आता है कुछ भी। ठीक है। फिर जनपदोध्वंस आ गया है। जनपदोध्वंस
जनपद ध्वंस को छोड़ो, अगले पेज पर आओ, पेज नंबर 12 पे। बात करेंगे अपन संक्रामक रोगों के बारे में। आपके जो ज्यादातर क्वेश्चन बनेंगे ना, वो शुरू में जो यूनिट करवाई है ना स्वस्थ व्रत की, उसमें इसलिए ज्यादा टाइम लिया था, उसी में से आएंगे ज्यादातर क्वेश्चन आपके, है ना। संक्रामक रोग, संक्रामक रोग बोले तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, यानी कम्युनिकेबल डिजीज जिसके अंदर आएगी, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो रोग होते हैं वह संक्रामक रोग होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, और कैसे फैलते हैं ये भी पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ज्यादा नहीं बनेगा, एक ही बनेगा अगर बनेगा तो, ठीक है। तो लिखा है साहब, बैठ के बताते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, संक्रमण यानी इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है, ये 4 वजह से होता है, ठीक है। रिकेट्सिया, ठीक है। तो प्रोटोजोआ के अंदर क्या आता है, अमीबा आता है, अमीबा पे गोला लगा लेना, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया वो होते हैं जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। और ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, गोल होते हैं जिन्हें कॉकस बोलते हैं, ठीक है। डंडे के जैसे होते हैं उन्हें दंडाणु बोलते हैं, और मुड़े हुए आकार के होते हैं उन्हें सर्पिलाकार बोलते हैं, ठीक है। और जीवाणु से जो रोग होते हैं उनमें प्रवाहिका, आंतरिक ज्वर और निमोनिया, और भी बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे टीबी हो गई, ठीक है। एक होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि परजीवी क्या होता है, और परजीवी बोले तो पैरासाइट क्या होता है, और ये पता होना चाहिए कि रोग उत्पादक बोले तो सेप्रोफाइट क्या होता है। तो परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। परजीवी बोले तो पैरासाइट जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है, जो दूसरे जीव पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, वो परजीवी होता है, ठीक है। तो ये किसके अंदर कौन है, ये जीवाणु होते हैं ऐसे, ठीक है। और रोग उत्पादक बोले तो सेप्रोफाइट, मैंने बताया था आपको कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, हमारे आंत्र में पाए जाते हैं, स्त्रियों की योनि में पाए जाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। एक है उद्भवन काल, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है। तो इंक्यूबेशन पीरियड ये होता है कि जब कोई सूक्ष्म जीव आपके शरीर में प्रवेश करता है, तो शरीर में प्रवेश करने से लेकर उससे होने वाले रोग के लक्षण प्रकट होने के बीच का जो समय अंतराल होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अब देखो, इसको कई जगह संक्रमण काल भी लिखा हुआ है, उद्भवन काल भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंग्लिश में ध्यान रखना है इसको इंक्यूबेशन पीरियड, है ना। वायरस के बारे में आपको बता दिया था, वायरस जो होते हैं इनके ऊपर अभी तक ये पता नहीं लग पाया इनका कि ये जीवित कहेंगे कि मृत कहेंगे, क्योंकि जब ये शरीर से बाहर होते हैं, ठीक है, जब ये किसी चीज के अंदर प्रवेश नहीं करते, जब ये स्वतंत्र अवस्था में होते हैं तो ये मृत होते हैं, और जैसे ही किसी कोशिका में यह प्रवेश करते हैं तो यह अपने आप एक्टिव हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं, और यह सूक्ष्मदर्शी से भी दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, और फिल्टर पेपर से भी यह निकल जाते हैं। इनसे होने वाले जो रोग है आपको पता है, जैसे स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, इन्फ्लुएंजा वगैरह है, ये सारे वायरस से होने वाले रोग होते हैं। इसके अलावा संक्रमण का प्रसार कैसे हो रहा है, तो संक्रमण का प्रसार आपको पता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण का जो प्रसार हो रहा है वो हो रहा है वायु के द्वारा। जैसे कोई व्यक्ति को जुखाम हो रहा है, प्रतिसाय किसी को अगर हो रहा है, ठीक है, या खांसी किसी को हो रही है, तो वो अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति के पास में बैठकर अगर खांसी
खांसी अगर उसको आ जाती है तो उसके छोटे छोटे, उसके नाक से निकलने वाले कण, उसके मुख से निकलने छोटे छोटे कण जो निकलते हैं उनके अंदर बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है। तो अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति उसके संपर्क में आ जाता है तो वह भी उस रोग से ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा घाव या व्रण के द्वारा, ठीक है, तो इसके अलावा वेदन के द्वारा, वेदन का मतलब क्या होता है, जैसे मच्छर ने काट लिया है, ठीक है, मच्छर ने काट लिया तो डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया है। ठीक है, व्रण या घाव से, जैसे मान लो आपको, आपके कोई घाव हो गया और अगर आपने उस घाव को खुला रखा और आप मान लो बाहर घूम रहे हो और कोई वायरस के संपर्क में आ गए आप, या कोई बैक्टीरिया के संपर्क में आ गए, तो वो उधर से आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, वायु के द्वारा आपको बता ही दिया है। इसके अलावा दूषित भोजन के द्वारा, दूषित पानी के द्वारा, ठीक है, पानी जैसे अभी बरसातों में दिनों में देखना आप कितनी पानी जो आता है वो क्या बोलते हैं, टंकियों से जब नल के माध्यम से जब पानी आता है तो मान लो पाइपलाइन कहीं से फूट जाती है, ठीक है, नॉर्मली जो पाइपलाइन है वो नालियों से निकल कर आती है, ठीक है, तो कहीं से फूट जाती है तो उसमें फिर नाली की गंदगी प्रवेश कर जाती है, तो ऐसा पानी पीने से, ठीक है। और इसके अलावा बरसातों के दिनों में ही मक्खियां बैठ जाती है खाने पीने की चीजों के ऊपर, तो उससे भी संक्रमण होने की संभावना रहती है। अगले पेज पर आओ। तो वायु से फैलने वाले जो रोग है वो चेचक है, खसरा है, लघु मसूरी का है, इनको ध्यान रखना। जल से फैलने वाले आंतरिक ज्वर और प्रवाही का है, ठीक है। और दूषित भोजन से फैलने वाले रोग विसूची का है, आंतरिक ज्वर है, प्रवाही का है। और कृमि से मलेरिया, प्लेग और पीत ज्वर है। और संसर्ग से, संसर्ग का मतलब होता है सेक्सुअल रिलेशन बनाने से, फिरंग, पुय, मेह और कंडू, कंडू बोले तो खुजली होगी, ठीक है। और ये भी आपको ध्यान रखना है जो आचार्य सुश्रुत ने बताया है, आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि किन कारणों से रोगों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसार होता है। जैसे मैथुन करने से, अंगों का स्पर्श करने से, निश्वास करने से, बोले तो कोई व्यक्ति आपके पास में बैठा हुआ है, वही चीजें खांस रहा है, थूक रहा है, छींक रहा है, ठीक है, आप उसके संपर्क में आ जाते हो। साथ में भोजन करने से, साथ में सोने से, साथ में बैठने से, वो जो कपड़े यूज में ले रहा है, वो जो कॉस्मेटिक आइटम्स का यूज ले रहा है, ठीक है, उन्हीं का यूज अगर अपन ले लेते हैं तो अपन भी रोगग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कुष्ठ, ज्वर, शोष, नेत्र और अभिसंध रोग के बारे में बताया है, ठीक है। अच्छा, अब इसको रोकेंगे कैसे, संक्रामक रोगों को रोकेंगे कैसे अपन? तो संक्रामक रोगों को रोकने के लिए काम की चीज है भाई, इनको टिक लगा लेना इस पे। तो संक्रामक रोगों के प्रसार के लिए अनिवार्य विज्ञप्ति जारी करेंगे अपन, नोटिफिकेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आप किसी गांव में रहते हो, आप किसी गांव में रहते हो और मान लो किसी 2-4 लोगों को एक जैसी बीमारी 2-4 लोगों को हो गई है, तो उस गांव के आसपास जो पीएचसी है, जो सीएचसी है, जो भी सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पर जाकर आपको बताना है, ठीक है। वहां पर आपको जाकर बताना है कि साहब हमारे यहाँ ऐसे 2-4 पेशेंट मिल गए हैं, तो आप आके जांच करो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये चीज जो आती है वो आती है अनिवार्य विज्ञप्ति के अंदर, ठीक है। यानी गांव के ही लोग जब प्रशासन को जाके बताते हैं कि साहब हमारे यहाँ इस तरह की बीमारी फैल रही है, तो उसे क्या कहते हैं, विज्ञप्ति कहते हैं, यानी अनिवार्य विज्ञप्ति उसे कहते हैं, ठीक है। रोगी पृथक्करण, जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ, कोरोना के टाइम पे हुआ था, तो रोगी का पृथक्करण बोले तो उसको आइसोलेट कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि अन्य व्यक्तियों में संक्रमण ना फैले, ठीक है। तो क्वारंटीन कर दो या आइसोलेशन कर दो, हॉस्पिटल में कर दो या घर पे कर दो, ठीक है। फिर है विसंक्रमण। अब विसंक्रमण का मतलब ये है कि जैसे मान लो मच्छरों की वजह से गांव के कई लोगों बीमार हो गए, मलेरिया हो गया कई लोगों को, या हैजा हो गया है, ठीक है, या टाइफाइड हो गया है, ठीक है। तो जिस वजह से हो रहा है, जिस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, जिस वायरस की वजह से हो रहा है, उस वायरस को खत्म करने की विधि है विसंक्रमण, ठीक है। फिर टीकाकरण कर दो ताकि लोगों की इम्यूनिटी बढ़ जाए, ठीक है। और स्वस्थ व्रत के नियमों का पालन करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये काम की चीज है भाई। और देखो भाई, अब यहां पर जो है बता रखा है उद्भवन काल, बोले तो
उद्भवन काल के बारे में बता रखा है, बोले तो इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में बता रखा है। तो सबके याद रखने पड़ेंगे आपको, अब इनको तो रटना ही पड़ेगा आपको भाई। और उद्भवन काल या संचय काल के साथ में इसमें संक्रामी काल भी लिखा हुआ है, यानी व्यक्ति कब तक बीमार रहेगा, कितने दिन बीमार रहेगा। तो विसूचिका में कुछ घंटे से लेकर 3-4 दिन, और संक्रामी काल लगभग 15 दिन तक बीमार रहेगा। फ्लैग में, चलो फ्लैग छोड़ देना, आंतरिक ज्वर ध्यान रखना, आंतरिक ज्वर 4 से 20 दिन, और संक्रामी काल यानी 6 सप्ताह, बोले तो लगभग 2 महीने तक व्यक्ति परेशान रहेगा, 1.5 से 2 महीने। डिप्थीरिया याद रख लेना, एक तो विसूची का याद रख लेना, आंतरिक ज्वर याद रख लेना, डिप्थीरिया याद रख लेना, चेचक याद रख लेना है ना, रोमंती का याद रख लेना, काफी है बस, इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा याद मत रखना है ना। चलो और क्या है आगे। अब मलेरिया बोले तो विषम ज्वर के बारे में आपको पता ही है, ठीक है, किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, मच्छर के काटने की वजह से होता है। कौन सी मच्छर, मादा एनाफिलीज नाम की मच्छर की वजह से, काटने की वजह से हो रहा है, ये सब आपको पता है, ठीक है। इसको करेक्शन कर लेना भाई, एनाफाल्स नहीं है ये, मादा एनाफिली यानी जो लेडीज मच्छर होती है ना, उसकी वजह से ऐसा होता है। और 4 प्रकार की इसकी जातियां होती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है। और भारत में जो सबसे ज्यादा होता है वो वाइवेक्स की वजह से होता है, ठीक है, ध्यान रखना इसका, है ना। जो भारत में जो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से होता है, कोई 2-5% ऐसे केस होते हैं जो फाल्सिफेरम की वजह से होते हैं, ठीक है। बाकी इंडिया के अंदर ये जो प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओवेल जो है ये नहीं पाया जाता है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो वाइवेक्स ही पाया जाता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो आता है वो फाल्सिफेरम आता है, उसके भी 2-5% से ज्यादा नहीं होते, ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम 10% मान लो, ठीक है। चलो अगला है काला ज्वर यानी काला बुखार। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति बुखार से पीड़ित होकर इतना कमजोर हो जाता है, उसके शरीर का रंग काला पड़ जाता है। तो ये किस वजह से होता है, लेशमानिया डोनोवेनी, ठीक है। इसका ये क्या बोलते हैं, परजीवी है, बोले तो बैक्टीरिया है, ठीक है। और इसका संक्रमण किसकी वजह से होता है, एक मक्खी होती है सैंड फ्लाई, उसकी वजह से होता है, नाम ध्यान रखना है ना। अगले पेज पर आओ, अगले पेज पर आओ तो वही दे रखा है फ्लैग। फ्लैग तो बीमारी खत्म हो गई, आजकल नहीं होती फ्लैग की बीमारी, फिर भी ध्यान रखना चूहों की वजह से होती है, ठीक है। अगला है आंतरिक ज्वर, सबको पता है टाइफाइड, बेसिलस टाइफोसिस की वजह से होता है ये। और ध्यान रखना इसमें विडॉल टेस्ट किया जाता है, ठीक है, गोला कर लेना इस पे, है ना। एक है विसूची का, ये जीवाणु की वजह से होता है, वाइब्रियो कोलेरी, ध्यान रखना इसका भी। एक है रोमंतिका, रोमंतिका के अंदर ये जो कॉपलिक स्पॉट वाली जो लिख रही है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना ये कहाँ होता है कॉपलिक स्पॉट। कॉपलिक स्पॉट होता है मुख के अंदर, यानी मुख गुहा के अंदर होते हैं ये कॉपलिक स्पॉट, यानी ये दाने होते हैं सफेद सफेद लाल लाल से दाने होते हैं, ठीक है। तो कॉपलिक स्पॉट जो होते हैं वो त्वचा पर नहीं निकलते हैं, मुख के अंदर निकलते हैं, मुख गुहा में निकलते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से हो रहा है, बूफिंग कफ भी खत्म हो गया। टीबी, टीबी किसकी वजह से हो रहा है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो तो रहा है, लेकिन टीबी रोग कोई ऐसा जरूरी नहीं कि फेफड़ों का ही रोग है। टीबी रोग जो है वो कहीं का भी हो सकता है, लंग्स का हो सकता है, मेनिंग्स, मेनिंग्स बोले तो सिर की, ब्रेन की टीबी हो सकती है, किडनी की टीबी हो सकती है, इंटेस्टाइन, बोन्स, जॉइंट्स की टीबी हो सकती है, ठीक है। और इसका जो इन्फेक्शन हो रहा है वो ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट का मतलब क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि जो टीबी के जो पेशेंट होते हैं वो फेफड़ों की टीबी अगर किसी को हो रही है तो उसे खांसी होएगी, जुकाम होएगी, ठीक है, खांसी होएगी, जुकाम होएगी, ठीक है। तो वो खांसेगा, छींकेगा, थूकेगा, ठीक है, तो कुछ भी जो करेगा तो उसमें क्या होता है कि उसके मुख से जब छोटे छोटे कण निकलते हैं, छोटे छोटे बिंदु निकलते हैं, जैसे छींक रहा है तो छींकने में छोटे छोटे बिंदु निकल रहे हैं, तो उनके अंदर टीबी के बैक्टीरिया होते हैं। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति उसके संपर्क में आ जाएगा तो उसे भी टीबी रोग हो जाएगा, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस है।
अच्छा, इसके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, ये भी काम की चीज है। ठीक है, तो जन्म के समय बीसीजी का टीका लगाया जाता है, बोले तो बैसिलस कालमेट ग्यूरिन नाम का टीका लगाया जाता है। ठीक है, अगली बात करेंगे हम इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे तो इम्यूनिटी तो आपको पता ही है, दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है, एक तो होती है प्राकृतिक यानी इनेट, और दूसरी होती है एक्वायर्ड। ठीक है, अच्छा, एक बात और बताई जाए आपको, मैंने अभी थोड़े दिन पहले, शायद 2-3 महीने पहले, एक टेबल जो है ना, एक टेबल शेयर करी थी मैंने आप लोगों को, आप लोगों ने शायद देखी नहीं देखी होगी, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। वो टीकाकरण की लिस्ट है, वो टीकाकरण की लिस्ट है कि कौन से बच्चे में कब टीकाकरण होता है। तो ये जो मैंने लिखा है ये पुरानी वाली चीजें लिखी हुई है इसके अंदर, है ना, तो वो लेटेस्ट वाली मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो टिटनिस जो है किससे बचाव करता है, नियोनेटल टिटनिस से बचाव करता है। ठीक है, इसके लिए आजकल कौन सा टीका लगता है, टीडी का टीका लगता है, यानी टिटनिस डिप्थीरिया का टीका आजकल लगाया जाता है। और ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि अगर कोई लेडीज गर्भवती है, अगर पहली बार गर्भवती हुई है तो उसे 2 टीके लगेंगे। ठीक है, 28 दिन के अंतराल में 2 टीके लगेंगे, बोले 28 दिन बोले तो 4 सप्ताह के अंतराल में उसे 2 टीके लगते हैं। और अगर वो 3 साल के अंदर अंदर फिर से अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे सिर्फ एक ही डोज लगेगी टीडी की, बोले तो बूस्टर डोज लगेगी उसे। ठीक है, इसके अलावा पोलियो के लिए देखो भाई, दो प्रकार की वैक्सीन आती है पोलियो के लिए, एक तो आती है केपीवी और एक आती है ओपीवी। ठीक है, तो केपीवी के अंदर जो पोलियो के जो वायरस आते हैं वो मरे हुए आते हैं, किल्ड आते हैं। ठीक है, और ओपीवी के अंदर जो आते हैं लाइव आते हैं, बोले तो जिंदा आते हैं, लेकिन जिंदा आते तो हैं लेकिन निष्क्रिय रूप से आते हैं। ठीक है, एक है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया में डीपीटी का टीका लगाया जाता है भाई। ठीक है, डिप्थीरिया, पर्टूटिस और टिटनेस, डीपीटी के टीका लगाया जाता है। एक है बूफिंग कफ, तो बूफिंग कफ के लिए जो टीका आता है वो इसी के अंदर आ जाता है, डीपीटी के अंदर। मीजल्स के लिए अलग टीका आता है, मीजल्स बोले तो ये जो छोटी माता बड़ी माता जो होती है उसके लिए टीका लगाया जाता है। ये कब लगाया जाता है, 9वें महीने में लगाया जाता है। ठीक है, और दूसरी डोज जो लगाई जाती है वो लगभग 16 महीने से लेकर 24 महीने के बीच में लगाई जाती है। इसके अलावा टीबी के बारे में आपको बता दिया गया है, टीबी का जो टीका है वो जन्म पर लगाया जाता है, बीसीजी का टीका लगता है और ये लाइव वैक्सीन है ये। ठीक है, इसके अलावा इसमें ध्यान रखना है हमें कि इसे हम उस पर रखेंगे, वो जो आता है ना वो कोल्ड जिसमें बर्फ जमी रहती है उसमें रखना है इसको, और 4 डिग्री सेल्सियस पर इसको रखना है, सूर्य के प्रकाश में इसको नहीं रखना है, ये भी ध्यान रखना है आपको, है। और जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु तक इसे लगा सकते हैं, और अगर 1 महीने के अंदर अंदर लगा रहे हैं तो 0.1 ml जो होता है उसका आधा लगाना है, बोले तो 0.05 ml लगाना है, और 1 महीने के बाद अगर लगा रहे हो तो 0.1 ml लगाना है। ठीक है, अब कहाँ लगाते हैं ये तो छोड़ो, टाइफाइड, टाइफाइड के लिए 0.5 ml का टीका लगाया जाता है 10 साल के लिए, 10 साल के बच्चों में, और छोटे बच्चों के लिए 0.25 ml का टीका लगाया जाता है। ठीक है, जन्म पर 3 टीके लगते हैं। ठीक है, आजकल 3 लगने लगे, पहले 2 ही लगते थे, पहले हेपेटाइटिस बी नहीं लगता था, आजकल हेपेटाइटिस बी लगने लग गया है। बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है। तो बीसीजी बचाता है टीबी से, ओपीवी बचाता है पोलियो से, और हेपेटाइटिस बी बचाता है हेपेटाइटिस नामक रोग होने से। MMR ये टीका आजकल बंद हो चुका है। ठीक है, मीजल्स, मम्स और रोबेला इसके लिए अलग टीका आता है, हालांकि ये जो बीमारियां हैं इन बीमारियों के लिए टीका अलग आता है, वो पेंटा नाम का टीका आता है ना, ये बता दिया जाएगा आपको। और एक ऑटोक्लेव मशीन के बारे में विसंक्रमण में लिखा हुआ है, तो ऑटोक्लेव मशीन के द्वारा क्या होता है, जीवाणु को खत्म किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया है,
ये हो गई आपकी यूनिट कंप्लीट। कितनी यूनिट हो गई इसमें? 2 यूनिट कंप्लीट हो गई है ना। आज अपन ने कई सारी बातें पढ़ी है। क्वेश्चन अपन नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो भी काम काम की बातें थी वो आपको मैंने बता दिया। अब उन्हीं में से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। इससे अच्छा उन क्वेश्चनों को मैं आपके पेपर में डालूंगा, ठीक है ना। तो पेपर में डालेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी ये है कि एक चीज का ध्यान रखा करो भाई, आप लोगों के लिए थोड़ा सा और बता देता हूं। कल मैंने आपको ऋतु संधि 14 दिन की होती है। ऋतुकाल, ऋतुकाल में ऋतुकाल में जो ऋतु चल रही है उसके 15 दिन, और जो ऋतु आने वाली है उसके 15 दिन, दोनों मिला के होता है। अच्छा, एक बात और बताया आपको, कल मैंने आपको ये बताया था कि आप लोग योगा करो, ठीक है, बोल बोल के पढ़ो। आज 2 बातें और बता दें आपको। जो पढ़ाया जाने वाला है, आपको पता रहता है आज क्या पढ़ाया जाएगा। तो जो पढ़ाए जाने वाला है उसे आप पहले पढ़ के आया करो एक बार, ठीक है। और फिर क्लास खत्म होने के बाद में या अगले दिन आप उसको फिर से रिपीट किया करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तरीका भी अपनाओ एक बार, क्योंकि देखो चीजों को जितना ज्यादा अपन रिपीट करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है भाई। दिलसुख, ये जो बता दिया है आपको, और इस तरह की चीजें हैं। आपको मेरी यही सलाह है कि जो सिलेबस में दे रखा है वही आप पढ़ें, सिलेबस से बाहर मत पढ़ो, क्योंकि डीएनपी का ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि आप लोग क्या है कि ये नोट्स पढ़ लो, यही आपके लिए काफी है, क्योंकि बच्चों से तो नोट्स भी नहीं पढ़े जा रहे हैं। ठीक है भाई, थैंक यू।